गृह मंत्री अमित शाह एक बार ये दावा करने से भी नहीं चुके कि अगले 50 सालों तक देश में बीजेपी ही राज करने वाली है। अगर 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो ये चुनाव देश का आखिरी आम चुनाव होगा। 2006 में हुए टाटा सिंगूर विवाद का 2014 में लोकसभा चुनाव से क्या रिश्ता है? और लोगों को धर्म की तरफ झुकते देखकर नई बनी भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आलोचना हुई वो शायद ही किसी ने पहले कभी देखी या सुनी हो। अगर जंगल के सभी जानवर एक ही घाट पर पानी पीने को तैयार हो जाएं तो समझिए कि राजा इस बार शेर है। और आखिर क्या है पर्दे के पीछे का वो सच जिसने 2014 में बीजेपी को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया? 18 मई 2006 को तब के बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धादेव भट्टाचार्य ने बंगाल के सिंगूर में हुगली जिले के इलाके में करीब 1000 एकड़ जमीन टाटा की नैनो कार के प्लांट के लिए देने का ऐलान किया, जिससे सिंगूर के लोगों में इसके लिए बड़ी नाराजगी थी। और इस विरोध में उनके साथ तब के बंगाल सरकार के विपक्ष में बैठी तृणमूल पार्टी की ममता बनर्जी किसानों के सपोर्ट में आ जाती है। आखिरकार काफी हो हल्ले के बाद टाटा को वो जमीन छोड़नी पड़ती है और टाटा नैनो का ये प्लांट लगाया जाता है गुजरात में। इस मामले के 8 साल बाद 26 मई 2014 को यूपीए सरकार को उखाड़ कर फेंकने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री की शपथ ली तो देश में जैसे अच्छे दिनों की बयार से चलने लगी। लेकिन जहां विश्व की इस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के करोड़ों समर्थकों ने इसे सत्ता तक पहुंचाया, वहीं बहुत से लोग इसकी आलोचना करने से भी नहीं चुके। हालांकि जहां सत्ता के समर्थक रहे हैं वहीं इसकी आलोचना करने वालों की भी कभी कमी नहीं रही है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कोई और पार्टी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आलोचना हुई वो शायद ही किसी ने पहले कभी देखी या सुनी हो। झूठ और प्रपंच की सरकार, तानाशाही की शुरुआत, वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला, संविधान को खत्म करने की कोशिश, सोशल मीडिया से चलने वाली सरकार, यहाँ तक कि 29 जनवरी 2024 को उड़ीसा में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो ये चुनाव देश का आखिरी आम चुनाव होगा, क्योंकि इसके बाद वो तानाशाही पर उतर आएंगे और देश में चुनाव ही नहीं होने देंगे, बल्कि 30 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए हुए चुनाव में इसके लक्षण भी दिखाई देने लगे। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि बीजेपी के लिए ऐसा कहा क्यों जा रहा है? और हद तो तब हो गई जब मोदी सरकार की ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति परकला प्रभाकर ने उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला घोषित कर दिया, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बताया और फिर खुद पीएम मोदी उस पर अपनी पीठ थपथपाते दिखे। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बात ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। जबकि कई राज्यों सहित बीजेपी देश में पहले भी राज कर चुकी है। और क्या वजह है कि देश में अब बीजेपी नेताओं की कम और बीजेपी की इतिहास की ज्यादा चर्चा होने लगी, फिर चाहे वो देश भर में दंगे करवाने के आरोप हो या फिर संविधान को बदलने को लेकर बयानबाजी, कभी तानाशाही के लिए तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। आखिर ऐसा भी क्या है बीजेपी के इतिहास में जो हमेशा सुर्खियों में कम और विवादों में ज्यादा रहा है? इस वीडियो में हम बीजेपी का इतिहास जानने की कोशिश तो करेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि 2014 में ऐसा भी क्या हुआ कि जिस पार्टी को हमेशा ही सांप्रदायिक माना जाता रहा है उसे देश की जनता ने न सिर्फ सत्ता तक पहुंचाया बल्कि इस हद तक समर्थन भी दिया कि गृह मंत्री अमित शाह एक बार ये दावा करने से भी नहीं चुके कि अगले 50 सालों तक देश में बीजेपी ही राज करने वाली है। आखिर क्या था इस दावे के पीछे का सच? क्या है बीजेपी का इतिहास जिसे बुद्धिजीवी वर्ग आज भी आलोचना करने से नहीं चूकता है? 2006 में हुए टाटा सिंगूर विवाद का 2014 में लोकसभा चुनाव और नरेंद्र मोदी के प्रधान बनने से क्या रिश्ता है? और आखिर क्या है पर्दे के पीछे का वो सच जिसने 2014 में बीजेपी को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया? आइए जानिए इस वीडियो में मेरे साथ। तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा हम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे? Prime Minister Narendra Modi is crackdown on dissent. Can India still call itself the largest democracy on earth? The results of this election are declared. The BJP has scored 1 seat in the Lok Sabha. मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे। देश की राजधानी को 360 डिग्री बदल देने वाले 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों को वैसे तो कौन भूल सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम 2014 के नतीजों और पर्दों के पीछे की इसकी कहानी को आगे बढ़ाएं, हमें सबसे पहले बीजेपी के इतिहास में झांकना होगा
और देखना होगा कि आखिर क्यों बीजेपी के साथ विवाद आज नहीं बल्कि तब से ही है जब से कई सालों पहले इसकी कहानी शुरू हुई थी। बीजेपी का डीएनए देखा जाए तो अतीत में ये दो सोचों से मिलकर बना है, एक हेडगेवार के आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा सावरकर की हिंदू महासभा। सावरकर और उसकी हिंदू महासभा के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बता चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। मोटा माटी ये कि विनायक सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, जो कि आरएसएस के संस्थापकों में से भी एक थे, ने 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में उनके साथ हिंदू महासभा की शुरुआत की और 1937 में अंग्रेजों की नजरबंदी से बाहर आते ही सावरकर भी इसे ज्वाइन कर लेते हैं। 1937 के चुनाव में भारी जीत के बाद जब कांग्रेस सभी राज्यों से इस्तीफा दे देती है तो सावरकर की यही अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में अपनी सरकार बनाते हैं और इस सरकार में इनका चेहरा बनते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ध्यान में रखना क्योंकि आगे चलकर यही हिंदू महासभा, आरएसएस और बीजेपी को जोड़ने का काम करते हैं। सावरकर और हिंदू महासभा के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अब आते हैं आरएसएस पर। साल था 1907। ये वो दौर था जब देश में अंग्रेजों का राज था। सुभाष चंद्र बोस अभी सिर्फ 10 साल के ही थे, भगत सिंह अभी पैदा ही हुए थे और महात्मा गांधी को देश में आने में अभी भी 8 साल का वक्त लगने वाला था। और इसी दौरान बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया अनुशीलन समिति। और नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने बंगाल आए केशव बलराम हेडगेवार भी इस संगठन का हिस्सा बनते हैं और कई बार क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से जेल भी जाते हैं। इधर दादा भाई नौरोजी ने बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया तो हेडगेवार भी तिलक के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और अगले 10 साल हेडगेवार कांग्रेस के साथ ही काम करते हैं। अब आता है साल 1917। इस दौरान विनायक सावरकर काला पानी की सजा काट रहे होते हैं और मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटकर 1917 में बिहार के चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी बन चुके होते हैं। इसी 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने से पूरे देश में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसमें महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भी अपना पूर्ण समर्थन देती है। लेकिन हेडगेवार को खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस का समर्थन पसंद नहीं था क्योंकि हेडगेवार हिंदुओं के कट्टर समर्थक थे और वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस मुस्लिम के किसी मूवमेंट का समर्थन करे। बहरहाल नाराजगी के बावजूद हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहते हैं। इवन 1922 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 के कलकत्ता अधिवेशन में भी हेडगेवार कांग्रेस के साथ रहते हैं। लेकिन हेडगेवार ने अब सोच लिया था कि वो अब हिंदुओं के हितों के लिए ही काम करेंगे और इसी दौरान हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत की और धीरे धीरे आरएसएस ने महाराष्ट्र से आगे भी मध्य भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। 1930 के आते आते हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए बना ये संगठन धीरे धीरे राजनीतिक केंद्र की धुरी बनती जाती है। 1930 में हेडगेवार को बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता है और यहाँ हेडगेवार की मुलाकात होती है एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव सदाशिव गोलवलकर से, जो संघ के साथ जुड़ जाते हैं और 1940 में हेडगेवार की मृत्यु के बाद संघ की कमान गोवलकर के हाथों में आ जाती है। आजादी के बाद जब कश्मीर विलय को लेकर नेहरू सरकार परेशानी में थी तब पटेल के कहने पर आरएसएस प्रमुख गोवलकर ने ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से बात की थी। हालांकि इसके बावजूद आरएसएस समय समय पर विवादों में फंसती भी रही है। 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है तो पंडित नेहरू ने सीधे सीधे आरएसएस को ही इसका जिम्मेदार माना था, जिसके बाद आरएसएस पर सरदार पटेल द्वारा प्रतिबंध भी लगाया जाता है। लेकिन 27 फरवरी 1948 को ही सरदार पटेल पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में बताते हैं कि गांधी की हत्या में आरएसएस शामिल नहीं है और इसके लिए सावरकर की हिंदू महासभा जिम्मेदार है। इधर 21 अक्टूबर 1951 को नेहरू सरकार में मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी आरएसएस की मदद से भारतीय जनसंघ की स्थापना की और ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो इससे पहले विनायक सावरकर की हिंदू महासभा के अध्यक्ष और महासभा मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार में 1941 से 42 में बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आजादी के बाद 1951-52 में जब पहले आम चुनाव हुए तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई थी। 23 जून 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अचानक हुई मृत्यु के बाद आरएसएस के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के सचिव के तौर पर नियुक्त होते हैं और 1967 तक इसी पद पर अपनी सेवाएं देते हैं और इसी साल यानी 1967 में जनसंघ न सिर्फ 35 सीटों के साथ आगे आती है बल्कि आजाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी पेश करती है और कई लोकल पार्टियों के साथ मिलकर पहली बार मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में पहली बार गठबंधन की सरकार के साथ राजनीति के गलियारों में आते हैं। यही वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी धीरे धीरे जनसंघ में अपनी जगह बना रहे होते हैं और 1968 में जनसंघ की बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में आ जाती है। 1968 से 1975 तक जनसंघ हिंदूवादी अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रही होती है कि 1975 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और इसके विरोध में जनसंघ ने कई पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
जगह जगह आंदोलन की शक्ल में प्रोटेस्ट होने लगे और लोग गिरफ्तार होने लगे। और लगभग 2 साल बाद 1977 में आधिकारिक रूप से जब इमरजेंसी हटाई जाती है तो जनसंघ ने सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय लोक दल के साथ एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा जाता है जनता पार्टी। और इसका एक ही मकसद था, तानाशाही पर उतर आई इंदिरा गांधी की सरकार को किसी तरह से सत्ता से बेदखल करना। हालांकि तब आज की तरह सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, वरना आपको तब भी कांग्रेस के आईटी सेल के मैसेज देखने को मिल सकते थे कि अगर जंगल के सभी जानवर एक ही घाट पर पानी पीने को तैयार हो जाएं तो समझिए कि राजा इस बार शेर है, या ये कि अगर सभी लोग एक ही राजा को सत्ता से बाहर निकलने के लिए एकजुट हो रहे हैं तो समझिए कि सत्ता सही हाथों में है, जैसा कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज फैलाए जाते हैं। जबकि परिस्थितियां तब भी आज की तरह बिल्कुल इसके विपरीत थी। एक के बाद एक कई चुनाव जीतकर कांग्रेस अभिमान के रथ पर सवार थी और नेशनल इमरजेंसी घोषित करके तो कांग्रेस ने जैसे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। और इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देश में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और जनता पार्टी कई गठबंधन पार्टी के साथ मिलकर इस बार देश में राज करने वाली थी। और इस नई सरकार में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। लेकिन गठबंधन की यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और 1981 में फिर से आम चुनाव हुए, लेकिन इस बार जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और सिर्फ 31 सीटें लेकर जनता पार्टी इस बार बुरी तरह से पिछड़ जाती है। और इस तरह हार से बौखलाए आरएसएस के पुराने सभी सदस्यों ने 6 अप्रैल 1980 को एक और पार्टी का गठन किया और इसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रेसिडेंट भी उस समय के जनसंघ के प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। हालांकि बहुत कुछ करने के बाद भी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 1984 में अपने पहले चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाती है और सिर्फ 2 सीटों तक ही सिमट कर रह जाती है। और इस हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने अपने कार्यकारिणी में बदलाव किया और इस बार बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया लाल कृष्ण आडवाणी को। और 1980 से 1984 का यही वो दौर था जब आरएसएस ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद का मुद्दा बड़ी जोर जोर से न सिर्फ शुरू किया बल्कि समय समय और जगह जगह पर इसके लिए आंदोलन भी किए। और लोगों को धर्म की तरफ झुकते देखकर नई नई बनी भारतीय जनता पार्टी ने भी लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और इसी मुद्दे को बीजेपी ने मुख्य रूप से अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाया। और सही मायनों में देखा जाए तो यही वो मुद्दा था जिसने भारतीय जनता पार्टी में प्राण फूके। धर्म के नाम पर लोगों का समूह अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने लगता है और 1989 के चुनाव के नतीजे भी अब सामने आने लगे थे जब भारतीय जनता पार्टी 86 सीट लाने में सफल होती है। और इन सीटों की वजह से ही बीजेपी वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार में सबसे बड़ी पार्टी भी बनती है। और इसके बाद वो हुआ जिसने भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ देश के कोने कोने में पहुंचाया बल्कि राजनीति की अहम धुरी का दर्जा भी दिया। और इसी बीच 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा का आयोजन किया जिसमें लाखों लोगों ने अपना योगदान भी दिया। और इस रथ यात्रा के साथ ही भारतीय राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। हालांकि आडवाणी का कहना था कि इस रथ का मकसद राम मंदिर के लिए लोगों का सपोर्ट और हिंदुओं को जगाने के लिए सहयोग था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस रथ यात्रा के जरिए बीजेपी का मकसद राजनीति में अपनी जमीन मजबूत करना और हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करना था, क्योंकि उस वक्त कई राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्व के सपोर्ट से चल रही थी। और पूरी रथ यात्रा के दौरान आडवाणी सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण और सेकुलरिज्म का आरोप बराबर लगाते रहते हैं। खैर, असल वजह कुछ भी रही हो, लाल कृष्ण आडवाणी अपने मकसद में पूरी तरह से सफल रहते हैं। बहरहाल नतीजा ये हुआ कि चुनाव दोबारा कराए जाते हैं और इस बार बीजेपी न सिर्फ 120 सीटें लेकर आगे आती है बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहली बार पूरी तरह से अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब रहती है। इधर 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी, आरएसएस, बीएसपी और उनके कई सहयोगी दल अयोध्या में एक रैली का आयोजन करते हैं जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता भाग लेते हैं। लेकिन कई नाटकीय मोड़ के बाद भीड़ से सरकार और सभी दलों का कंट्रोल हट जाता है और नतीजा विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया जाता है। इस घटना का असर यह पड़ा कि देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़कने लगे और हजारों लोग इन दंगों में अपनी जान गंवाते हैं। हालात इतने बदतर हो गए कि सरकार ने जहां विश्व हिंदी परिषद को बैन करना पड़ा, वहीं आडवाणी सहित कई बीजेपी लीडर्स को भड़काऊ भाषण के लिए गिरफ्तार भी करना पड़ा। इस घटना के बारे में कई लोगों का मानना था कि भीड़ का बेकाबू हो जाना और बाबरी मस्जिद का गिरना अचानक से हुई घटना नहीं थी बल्कि पहले से एक तयशुदा षड्यंत्र था। अभ्यास हमारा 5 दिन पहले से चल रहा था, 800 कारसेवकों का, जिसमें हर प्रांत के लोग थे। क्या लक्ष्य था अभ्यास का? भीड़ अगर अनियंत्रित हो जाती है तो उस दिशा में हम अपने आखिरी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आखिरी लक्ष्य क्या था आपका? आखिरी लक्ष्य हमारा था ढांचे का ढाना। 2009 में इस घटना पर बैठाई गई जांच कमेटी
मनमोहन सिंह लिबहान ने अपनी रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुल 68 नेताओं को इसके लिए दोषी ठहराया था। लेकिन हर केस की तरह इस केस को भी बंद करते हुए 30 सितंबर 1920 को सुप्रीम कोर्ट सभी दोषियों को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर देती है। खैर इस बीच 3 बार ही बीजेपी सत्ता पर काबिज हो पाती है। एक 1996 में 13 दिन के लिए और 1998 में 13 महीने के लिए अटल बिहारी अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन इनमें से भी वो एक बार ही 5 साल पूरे कर पाते हैं, 1999 से 2004 तक। 2004 लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, लेकिन जनता इस बार उन्हें नकार देती है और 2009 चुनाव में भी बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाती है। अब अगला चुनाव 2014 में लड़ा जाना था। भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बड़ी सुनियोजित तरीके से करनी थी और इस योजना में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और काफी सोच समझकर तैयार की गई इस रणनीति का सबसे अहम किरदार बना गुजरात मॉडल। और ये गुजरात मॉडल आया कहां से? जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, 18 मई 2006 को तब के बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धादेव भट्टाचार्य टाटा की नैनो कार के लिए सिंगूर में एक प्लांट टाटा को देने का ऐलान करते हैं, जिसके लिए लोगों में बड़ी नाराजगी थी और इस विरोध में उनका साथ आती है ममता बनर्जी। काफी हो हल्ला के बाद टाटा को जमीन छोड़नी पड़ती है और ये टाटा नैनो का प्लांट लगाया जाता है गुजरात में। और तब गुजरात के सीएम थे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो इसे नाम देते हैं गुजरात मॉडल का। देश की आम जनता तब पहली बार न्यूज चैनल और अखबार के जरिए औद्योगिक समस्याओं और उसके समाधान के बारे में सुनती है और इस गुजरात मॉडल को तब इतनी जोर शोर से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि जनता इस पर तुरंत यकीन भी कर लेती है और मान लिया जाता है कि गुजरात ही देश की औद्योगिक ऊंचाई की अगुवाई कर रहा है। और यही गुजरात मॉडल सबसे बड़ा चेहरा बनता है 2014 के लोकसभा चुनाव का। लेकिन क्या थी वो रणनीति जिस पर बड़ी सुनियोजित तरीके से अमल करके भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव को न सिर्फ जीतती है बल्कि 2019 में बड़ी मेजोरिटी के साथ सत्ता में फिर से वापसी भी करती है। 2024 में 400 पार का दावा, क्या 50 साल तक राज करने वाले बयान की अगली कड़ी हो सकती है? आखिर क्या थी वो रणनीति जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने 2009 लोकसभा चुनाव के अगले साल यानी 2010 से ही शुरू कर दी थी? और ऐसा भी क्या हुआ 2014 में कि सांप्रदायिक कही जाने वाली पहले से ही कई विवादों में फंसी भारतीय जनता पार्टी आखिरकार सत्ता के गलियार में अपने पैर इस कदर मजबूत करती है कि देश में 70 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस को देश से बाहर करने की ही एक मुहिम शुरू हो जाती है, जिसे नाम दिया जाता है कांग्रेस मुक्त भारत का। 2014 के पर्दे के पीछे की कहानी हम देखेंगे इसी एपिसोड के अगले भाग में। Day after that stunning victory of Narendra Modi and the BJP with a thumping majority, a landslide win. 26 फरवरी 2023 को सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत के लिए गिरफ्तार कर लेती है। लोग अभी मामले को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह और 16 मार्च 2024 को 2024 के लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट के ठीक 5 दिन बाद ही 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आखिर क्या था वो शराब घोटाला जिसने दिल्ली सरकार को न सिर्फ कटघरे में ला खड़ा कर दिया बल्कि आने वाले वक्त में गिरफ्तारी की तलवार दिल्ली गवर्नमेंट के और मंत्रियों के सिर पर ना गिरे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और जब नई पॉलिसी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, रेवेन्यू भी ठीक ठाक आ रहा था, तो फिर ऐसा भी क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के साथ खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जेल की हवा खानी पड़ी? ये सब मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। बीजेपी का पिछले 100 सालों का सफर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें आगे भी आपका सहयोग और मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी और किस्से लेकर आपके सामने आते रहें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अगले केस के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes. One area where I was very, very weak, that was how to handle the media.